लेंस एब्रेशन। तो मैं कुछ पॉइंट लिख दूं कि ये लेंस एब्रेशन बेसिकली क्या है। एब्रेशन को मैं डिफेक्ट्स बिल्कुल कह सकता हूं कि एब्रेशन क्या है, मेरे पास डिफेक्ट्स हैं। अच्छा जी, अभी आपने समझना है कि ये जो लेंस एब्रेशन है ये हम किसको कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि जो लेंसेज हैं, मैंने आपसे शुरू में जब लेंस के मुताबिक बात कर रहा था, मैंने बड़ी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको लेंस की बताई थी और हमने कहा था लाइट रेज आती हैं और वो लेंस से जब स्ट्राइक करती हैं तो लेंस में से गुजरती हैं, तो वहां पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि बेसिकली होता क्या है, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि लेंस एक मीडियम है जिस मीडियम में से लाइट गुजर रही है, तो लाइट जब किसी मीडियम में से पास होती है वहां पे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट कोई एंगल बनाती है। उन एंगल्स के लिए मैथमेटिकली एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज। ये जरा थोड़ा सा एक हिस्ट्री बता रहा हूं, एक बार बताना चाह रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सुनिएगा जरा, मैक्लॉरेंस सीरीज है, वो मैक्लॉरेंस सीरीज जो है वो जो शुरू होती है वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है। तो जाहिर सी बात है, हम आपने देखा था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर भी मैंने एक वैल्यू को, जैसे मैंने कहा था बाइनोमियल थ्योरम यूज हो रहा है और वो चलना शुरू हो गई, तो मैंने उस वैल्यू को क्या किया था कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू तक उसको क्या कर दिया था, अप्रोक्सीमेट किया था। दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी वैल्यूज उन सबको मैंने छोड़ दिया था। तो इसी तरह मैक्लॉरेंस सीरीज में जो सबसे पहली वैल्यू है बस वहीं तक हम रहते हैं। तो वो जो मैक्लॉरेंस सीरीज है उसमें बेसिकली हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है। हम कहते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, थीटा। ये चीज चलती रहती है, ये चीज क्या करती रहती है, चलती रहती है। इसके साथ और भी है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। आपने बहुत सारी दफा ये फिजिक्स में देखा भी होगा, मैथ्स में भी देखा होगा कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर रहते हैं, थीटा। तो चूंकि आगे वाली सारी टर्म मैंने नेग्लेक्ट कर दी है, सिर्फ पहली टर्म ली है, साइन थीटा किसके बराबर है, ये सीरीज चलती रहती है, इसको हम कहते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज। लेकिन साइन थीटा की पहली वैल्यू पे मैं रुक गया, बाकी वैल्यू मैंने छोड़ दी, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी। ये बात समझ में आ रही है, लफ्ज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी कहलाती है। ये बेसिकली बताती है कि लाइट जब किसी मीडियम में जाती है तो वहां से रिफ्रैक्ट होती है, जो एंगल बनता है हमारे पास उस एंगल के हिसाब से हमारे पास जाहिर सी बात है इमेजेस बन रहे होते हैं। तो वो जो हम एंगल लेते हैं वो इस फॉर्मूले से लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी। फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी हमें कहती है कि इमेज इस तरह बनना चाहिए जो भी वो प्रेडिक्ट करती है। फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी यानी थ्योरी हमें बताती है कि जनाब इस तरह का इमेज बनना चाहिए, लेकिन अगर उस तरह का इमेज नहीं बन रहा तो इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल इमेज जो कि फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी बता रही है कि इस तरह बनना चाहिए था उस तरह नहीं बन रहा, तो हम अपने एक्चुअल इमेज, हमारा एक्चुअल इमेज से कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना हम हट रहे हैं, उसे हम कहते हैं लेंस एब्रेशन। तो मैंने यहां पे लिखा है डिपार्चर ऑफ द एक्चुअल इमेज। एक्चुअल इमेज कितना हट रहा है अपनी वैल्यू से, यानी जो एक्चुअल इमेज बनना चाहिए था वो कितना डिपार्चर कर रहा है। ये मतलब समझ में आया कि जो एक्चुअल इमेज है वो जिस तरह का इमेज बनना चाहिए था उस तरह का इमेज नहीं बन रहा, बल्कि कुछ तब्दीलियों के साथ बन रहा है। तो कितनी तब्दीलियां, कितना डिपार्चर कर रहा है हमारा एक्चुअल इमेज, जो हमारा एक्चुअल इमेज की प्रेडिक्शन है, कौन प्रेडिक्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी प्रेडिक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं लेंस एब्रेशन। ये मतलब हुआ हमारे लेंस के डिफेक्ट का। मेरा ख्याल है ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी। फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी जो प्रेडिक्ट करती है कि इमेज जैसा बनना चाहिए, अगर वैसा नहीं बन रहा तो कितना तब्दील हो रहा है, जितना तब्दील हो रहा है वो सारी तब्दीली, वो सारा डिफेक्ट जो इस इमेज में बन रहा है उसे हम कहते हैं लेंस एब्रेशन, राइट। ये हमारे पास गॉस लॉ भी कहलाता है। बाय द वे, लेंस के अंदर जिस तरह हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था ना, उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था सेकेंड ईयर फिजिक्स में। इसी तरह ये हमारे पास कहलाता है गॉस, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है गॉस, तो गॉस लॉ हमारे पास कहलाता है, तो इसको गॉस लॉ भी कहते हैं। गॉस लॉ, ये हमारे पास गॉस लॉ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दिस इज आल्सो नोन एज द गॉस लॉ। ओके, ये जो हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है, क्या ये डिफेक्ट ज्योमेट्री का डिफेक्ट है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जनाब
हमारा जो लेंस होता है उसकी सरफेस कर्व होती है, ऐसे ही ना कि हमने अपने लेंस की जो सरफेस है वो इस तरीके से कर्व बनाई। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये फिजिकल डिफेक्ट है? नो, दिस इज नॉट अ फिजिकल डिफेक्ट। बी केयरफुल, अच्छे तरीके से बात याद रखिएगा, ये कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं है। या ये कहना चाहिए, इसको ऐसे कहना चाहिए कि दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन फॉल्ट, नॉट कंस्ट्रक्शन फॉल्ट। कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट नहीं है। क्या आप बोलेंगे जनाब आपने जो लेंस खरीदा है किसी अच्छी कंपनी से खरीदते थे तो उसमें डिफेक्ट ना होते? ऐसी बात नहीं है। तो दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन फॉल्ट। ये जो डिफेक्ट है ये हर लेंस में पाए जाते हैं। कुछ डिफेक्ट वक्त के साथ साथ आ जाते हैं और कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको हम रिमूव कर सकते हैं और कुछ को हम रिमूव नहीं कर सकते। कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो थिन लेंसेज में हमेशा रहते हैं और थिक लेंसेज में नहीं होते, और कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो थिक लेंसेज के अंदर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री की वजह से, उन रेस की वजह से, जो रेस हमारा जो लेंस जिस मीडियम से बना हुआ है उस मीडियम में क्या करती है? ट्रैवल करती है। ओके, अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। तो इसको मैं लेंस एब्रेशन को डिफेक्ट्स तो कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। लेंस एब्रेशन हमारे पास कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आपसे। देखिए टाइप्स। So there are 7 types of lens aberration. लेंस एब्रेशन की हमारे पास 7 टाइप्स हैं, 7 टाइप्स। लेकिन हमारे कोर्स में 2 लिखी हुई हैं, पहले मैं वो 2 आपको समझा दूं, इसके बाद हम फिर मजीद आपसे बात करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहली टाइप है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। अच्छा जनाब, स्फेरिकल एब्रेशन हमारे पास क्या है ये भी मैं आपको जरा बता दूं। देखिए फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास एक लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट की तरह का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही है जो कि इस लेंस के ऊपर पड़ रही है, और उसके बाद क्या होता है जब ये इसमें से गुजरती हैं तो कुछ इस किस्म की बात होती है। वो लाइट रेज जो कि एजिस से गुजर रही हैं वो करीब में फोकस कर रही है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से करीब फोकस कर रही है। वो लाइट रेज जो एजिस से पास हो रही है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से करीब फोकस कर रही है। वो लाइट रेज जो कि सेंटर ऑफ द लेंस के करीब है वो आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से दूर फोकस कर रही है। तो बजाय फोकस मेरे पास एक शार्प पॉइंट आने के, फोकस मेरे पास एक पूरी लाइन आने लग जाती है। और इस लाइन में प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहां पर एक स्क्रीन रखता हूं, स्क्रीन जिस स्क्रीन पर मैं इमेज लेना चाहता हूं, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये लाइंस जो आ रही हैं, ये जो लाइंस आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, अगर मैं एक स्क्रीन रख दूंगा तो ये लाइट रेज मेरी स्क्रीन पे जब पड़ेंगी तो इस पॉइंट का जो इमेज मेरे पास बनेगा वो एक सर्कुलर बनेगा। तो स्फेरिकल एब्रेशन में जो पॉइंट है वो अपेयर होता है एज सर्कल। पॉइंट किसके तौर पे अपेयर होता है? सर्कल के तौर पे अपेयर होता है। क्यों? क्योंकि कोई एक पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर लाइट रेज क्या कर रही हो, फोकस कर रही हो, बल्कि हमारे पास पूरी एक लाइन आ जाती है। ओके, अच्छा इसकी वजूहात हमारे पास क्या है? इसकी वजूहात हमारे पास ये है, ये थिन लेंस के अंदर होता है खास तौर पर। ये जो स्फेरिकल एब्रेशन का प्रॉब्लम है ये समझ लें कि एक जेनेरिक प्रॉब्लम है, सही है ना, एक फंडामेंटल किस्म का प्रॉब्लम है। कौन से लेंसेज का? थिन लेंसेज का, थिक का नहीं होता। थिक में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता, थिन लेंसेज के अंदर होता है और हम थिन लेंसेज को पढ़ रहे हैं। तो एक तो बात याद रखिएगा कि इन थिन लेंसेज में जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल एब्रेशन कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। इन थिक लेंसेज में स्फेरिकल एब्रेशन कैन मेक टू जीरो। इनको हम जीरो कर लेते हैं। कौन से लेंसेज में? थिक लेंसेज के अंदर।
ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इस मसले का हल कैसे करें? इस मसले का हल हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि आप पूरा लेंस यूज ना करें, बल्कि लेंस का सेंट्रल पोर्शन यूज करें जो एक ही जगह पे फोकस कर रहा है। तो जब आप लेंस का सेंट्रल पोर्शन यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? विद द इंसर्शन ऑफ द डायाफ्राम। आप लेंस से पहले डायाफ्राम रख दें। तो डायाफ्राम का मतलब यह है कि आप एक ऐसी चीज रख दें जिसमें एक छोटी सी मामूली सा अपर्चर हो, उस अपर्चर से लाइट जा रही हो। मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मेरी तरफ सामने से सारी लाइट आ रही है, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर दूं तो अब ये जो हाथ में छोटा सा सुराख जो इससे नजर आ रहा है, इसमें से लाइट गुजर के मेरे पास आ रही होगी, तो इसको हम कहते हैं अपर्चर। तो एक स्मॉल ओपनिंग जिससे लाइट गुजर के आने से कहते हैं अपर्चर। तो डायाफ्राम लगा दें, डायाफ्राम के अंदर एक छोटा सा अपर्चर बना दें, उस अपर्चर से लाइट आ रही होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लेंस को यहां तक कवर कर दिया, ऐसे कह रहा हूं, ये हमने कवर कर दिया। तो अब जो लाइट यहां पर पड़ रही है इस जगह पे, बस सिर्फ यही लाइट आगे चलकर क्या बना रही होगी, आगे चल के इमेज बना रही होगी। इधर जो भी लाइट पड़ेगी वो डायाफ्राम क्या कर देगा, इन लाइट्स को रोक देगा। सो स्फेरिकल एब्रेशन को थिन लेंसेज में मिनिमाइज करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया क्या है, बाय इंसर्टिंग द डायाफ्राम इंसर्ट करो सो एज टू यूज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस, ताकि हम लेंस का कौन सा पोर्शन यूज करें, सेंट्रल पोर्शन यूज करें। आई बिलीव ये बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट करें, मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट आकर पड़ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है। तो ये लाइट इस तरीके से मुझे क्या दे रही होगी, मुख्तलिफ जगहों पर फोकस दे रही होगी। लेकिन अगर इसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को मैं ऐसे करके रख देता हूं, ऐसे करके, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है, तो ये सारी की सारी लाइट यहां पर मुझे एक फोकस दे रही होगी। तो अब बात ये हो गई कि सेम लेंस है मेरे पास, इस लेंस को जब मैंने इस तरीके से यूज किया, यानी लाइट को मैंने फॉल कराया कर्व सरफेस पे, तो मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है, यानी स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमाइज हो गया। लेकिन अगर मैं लाइट को प्लेन सरफेस पे फॉल करवा रहा हूं, तो अब मेरा जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो ज्यादा आ रहा है। तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन यहां पे मैं लिखूंगा कि लार्ज एब्रेशन, कौन सा एब्रेशन है, स्फेरिकल का वर्ड नहीं लिख रहा, लार्ज एब्रेशन कौन सा, स्फेरिकल एब्रेशन। और यहां मैं लिख रहा हूं स्मॉल एब्रेशन, कौन सा, स्फेरिकल एब्रेशन। रीजन क्या है इसकी, वैसे तो रीजन का कोई लेना देना नहीं मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। यहां पर हम ये बात समझ रहे हैं कि जो डेविएशन हो रही है वो सिर्फ एक सरफेस से हो रही है, जबकि यहां पर हम ये बात समझ रहे हैं कि डेविएशन दो सरफेसेस से हो रही है, इस सरफेस से भी हो रही है और इस सरफेस से भी हो रही है, याद रखिएगा। तो जब पहले कर्व पे पड़ती है तो यहां से डेविएशन करती है, और उसके बाद जब यहां से आउट होती है तो फिर भी डेविएशन करती है। लेकिन अगर वो प्लेन पर पहले आके पड़े तो उसके बाद उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, जब वो कर्व से बाहर आ जाती है फिर डेविएशन देती है। तो इसलिए याद रखिएगा, इसमें एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन ज्यादा है, जबकि इस वाले में हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन क्या है, कम है। तो ये भी तरीका होता है कि लेंसेज की ओरिएंटेशन को चेंज करके हम स्फेरिकल एब्रेशन पे ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो एब्रेशन है वो मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि लाइट क्या करती है, जब किसी मीडियम में से गुजरती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, याद है बात। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूं किसकी, क्रोमैटिक एब्रेशन की। क्रोमैटिक का मतलब होता है हमारे पास कलर, ठीक है। तो अगर हमारे पास हो मोनोक्रोमेटिक लाइट ना हो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है वन कलर की जो लाइट होती है, या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं वो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक कहलाती है। अगर मेरे पास पॉलीक्रोमेटिक हो, जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट, सूरज की रोशनी, व्हाइट लाइट, तो अगर मेरे पास एक लेंस है और मैं यहां से व्हाइट लाइट को फॉल करवाता हूं, ये व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट का मतलब इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। तो अब इसमें होगा क्या है कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी कि अगर प्रिज्म की मिसाल लेते हैं तो प्रिज्म पे जब लाइट आके टकराती है तो प्रिज्म से लाइट मुख्तलिफ रंगों में डिस्पर्स हो जाती है, राइट। और जो मुख्तलिफ रंगों में डिस्पर्स होती है, सबसे ऊपर हमारे पास कौन सा होता है, रेड,
और सबसे नीचे हमारे पास कौन सा होता है, वायलेट। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी डेविएशन ज्यादा है, उतना यानी वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और है, और रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कुछ और है। यानी रेड कलर में ज्यादा डेविएशन नहीं है, लेकिन वायलेट में डेविएशन ज्यादा है, यानी हर कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है। और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब लाइट किसी लेंस में जा रही है तो लेंस लाइट को अपने रास्ते से हटा देता है। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वही बनाता है फोकस। तो फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफरेंट लाइट के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाता है। तो जब व्हाइट लाइट हम फॉल करवाते हैं तो व्हाइट लाइट के साथ तो यही प्रॉब्लम आता है कि जो करीब से गुजर जाती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वो हमारे पास होती है वॉयलेट, और जो दूर से हमारे पास यानी फोकल लेंथ जो ज्यादा देरी होती है वो हमारे पास होती है रेड। तो रेड की जो है वो है मेरे पास लार्ज फोकल लेंथ, जबकि वॉयलेट की मेरे पास क्या है, स्मॉल फोकल लेंथ है। ये बात याद रखिएगा। तो ये जो एब्रेशन है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, यानी आने वाली जो लाइट है वो मुख्तलिफ जगहों पर क्या कर रही है, फोकस कर रही है। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 भी सुन लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि चूंकि आप देख रहे हैं कि कहीं फोकल लेंथ ज्यादा है और कहीं फोकल लेंथ कम है, मतलब जिस तरह वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ कम है और रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा है, तो मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि जो मैग्निफिकेशन है, इसको मैं लिख देता हूं कि मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के साथ ताल्लुक है। इसका मतलब यह हुआ कि रेड वाली जगह पे वॉयलेट वाली जगह पे एक तो मुझे डिफरेंट फोकस मिल रहे हैं, यानी डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं। एक इमेज मुझे यहां मिल रहा है, एक इमेज मुझे यहां मिल रहा है, एक इमेज इनके दरमियान में तो मुझे इमेजेस मिल रहे होंगे, क्योंकि और रंग भी तो है ना सिर्फ मुझे डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं बल्कि उनके साइज भी डिफरेंट है, इस वजह से। तो डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट साइजेस, दिस इज क्रोमैटिक एब्रेशन बिकॉज ऑफ दी व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट को किसी लेंस पे फॉल कराओ तो डिफरेंट कलर्स में लाइट डिस्पर्स हो जाती है, और वो डिफरेंट कलर्स के लिए हर कलर के लिए फोकल लेंथ अलग होती है। नंबर 2, फोकल लेंथ के साथ फोकल लेंथ जो डिपेंड करती है, मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे, तो ना सिर्फ हर लाइट के लिए डिफरेंट जगह, हर कलर के लिए कहना चाहिए, हर कलर के लिए डिफरेंट जगह पर हमारे पास इमेज बन रहा होता है, बल्कि उन इमेजेस के साइजेस भी डिफरेंट आते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एब्रेशन। समझ में आ गया? अब क्रोमैटिक एब्रेशन को कैसे दूर किया जाए? देखिए जी, क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर करने का जो तरीका है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि हम 2 लेंसेज यूज करते हैं, और वो 2 लेंसेज क्या होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, और दोनों लेंसेज का जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर मटेरियल सेम हो फिर भी हम क्रोमैटिक एब्रेशन पे ओवरकम करने में कामयाब हो जाते हैं, बट लीव इट। हम बात करने जा रहे हैं किसकी, के कॉन्वेक्स और कॉनकेव की कॉम्बिनेशन मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल, दोनों डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हो। तो रिमूव कैसे करना है इसको, आपने इसको रिमूव ऐसे करना है कि आपने यूज करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट मटेरियल का मतलब क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल का मतलब होगा डिफरेंट फोकल लेंथ। डिफरेंट मटेरियल का मतलब डिफरेंट फोकल लेंथ। तो डिफरेंट फोकल लेंथ वाले 2 लेंसेज लेने, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की कॉम्बिनेशन जो कि दोनों डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन को खत्म कर देती है, राइट। ये 2 वो एब्रेशन है जो हमारे कोर्स में लिखी हुई है। इसके अलावा जो हमारे पास एब्रेशन है उसमें एक आता है हमारे पास कोमा, जिसे हम कहते हैं कॉमेट शेप। कॉमेट शेप हमारे पास इमेज बनता है, ठीक है। तो कॉमेट शेप जो इमेज हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं कोमा। ये भी हमारे लेंस की एक एब्रेशन है। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, आपको भी याद होगा, मैंने स्फेरिकल एब्रेशन में कहा था
कि स्फेरिकल एब्रेशन में क्या है कि ये मेरे पास लेंस है और ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट रेज जा रही हैं और मैंने कहा यहां पे जो मुझे इमेज मिलेगा वो मुझे सर्कुलर टाइप मिलेगा, तो इसको मैंने कहा था ये स्फेरिकल एब्रेशन है। लेकिन कॉमा में ये होता है कि ये जो हमारे पास इमेज है ये हमारे पास ऐसे होता है, यूं करके होता है ऐसे। तो जिस तरीके से कॉमेट होता है ना, कॉमेट, अगर आपने कॉमेट का नाम पहले कभी सुना हो, ये जिसे कहते हैं ना दुमदार सितारे, कॉमेट, जो आसमान पे कॉमेट्स होते हैं, सितारे होते हैं, यानी दुमदार सितारे कहते हैं उसको, इस तरीके से होते हैं। तो या ड्रॉप की तरह कह लें, ड्रॉप की तरह। तो जो हमारे पास पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है वो बजाय सर्कल के, सर्कल होगा तो स्फेरिकल एब्रेशन, और कॉमेट की शक्ल का होगा तो ये हमारे पास कहलाता है कॉमा। इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये भी हमारे पास एब्रेशन है, दिस इज कॉल्ड कॉमा। इसके अलावा हमारे पास और हैं बड़ी मशहूर जमाना, एक हमारी आई का डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं स्टैग्मेटिज्म। तो स्टैग्मेटिज्म नाम का हमारे पास एक एब्रेशन भी है। अच्छा भाई, स्टैग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है? स्टैग्मेटिज्म के अंदर हमारे पास होता ही है कि फर्स्ट करो, ये हमारे पास एक लेंस है और उस लेंस के सामने हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, एरो अप है। तो या तो मेरे पास एरो अप बने या मेरे पास एरो डाउन बने, मेरे पास समझ आ रही है इमेजेस, लेकिन ना एरो अप बने ना एरो डाउन बने, बल्कि मेरे पास मेरा इमेज हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसे था ना, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बन जाए। बात समझ रहे हो मेरे पास कि ये था मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे, और उसका इमेज कैसे आ जाए मेरे पास, ऐसे आ जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये वर्टिकल था और हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो अगर मेरा इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो लेंस में जो डिफेक्ट है इसको हम कहते हैं स्टैग्मेटिज्म। तो स्टैग्मेटिज्म एक आई के अंदर भी हमारा डिफेक्ट होता है, वो नहीं है, ये लेंसेज का डिफेक्ट है। इसके अलावा मेरा ख्याल है एक हमारे पास डिस्टॉर्शन भी होता है, डिस्टॉर्शन। एक हमारे पास एब्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, और इस डिस्टॉर्शन की दो किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं पिन कुशन, एक को हम कहते हैं बैरल। बैरल पिन कुशन का मतलब क्या होता है? जिस तरह फर्ज करो ये कपड़ा है, इस कपड़े में मैं अगर इसे उंगली दबाऊं तो क्या होगा? ये कपड़ा यूं इस तरफ, जिस तरफ मैं दबा रहा हूं, जिस तरफ मैं दबा रहा हूं, जैसे ये कागज है, इस कागज को मैं जहां से दबा रहा हूं यहां सारी चीजें अंदर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है ना? यानी यहां उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, पिक्सल के दरमियान, यहां पिक्सल के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ये पिन कुशन कहलाता है। और अगर कोई जिस तरीके से मिसाल के तौर पे एक इमेज ऐसे यूं फैल जाए तो ये कहलाता है बैरल। तो जब इमेज ऐसे फैलना शुरू होता है, जिस तरह आप मुख्तलिफ मोबाइल से तस्वीरें खींचते हैं उसमें इफेक्ट डालते हैं, आपने देखा होगा पिन कुशन इफेक्ट भी होता है, बैरल इफेक्ट भी होता है। तो बैरल का मतलब होता है इस तरीके से फैल जाना, और पिन कुशन का मतलब है इस तरीके से इन्वर्ट हो जाना। तो ये भी हमारे पास लेंस की क्या होती है? एब्रेशन होती है। मेरा ख्याल है इनके नाम हमारे लिए काफी है, इनकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप आई के डॉक्टर बनेंगे, आई से रिलेटेड बातें करेंगे, उस वक्त अगर आप मुझे अप्रोच करें तो मैं आपको इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये सारे डिफेक्ट्स हमारे पास किसके हैं? ये लेंसेस के डिफेक्ट हैं, और टोटल टाइप्स हमारे पास 7 है, ठीक है? क्रोमैटिक एब्रेशन की भी 2 टाइप है, लेकिन हम 2 टाइप के अंदर अभी नहीं गया, जो क्रोमैटिक एब्रेशन हमारे पास है मैंने वो